हेलो गाइस, मैं गौरव हंस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आज हम जो उसमें अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.1 को स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो आप सामने पढ़ देता हूँ, रख देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है कि इनमें से ऐसी कौन सी स्थिति है, ठीक है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्या है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आती है और क्यों। तो उसको लेकर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसको देख लेते हैं। वो क्या है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारे पास ये सिचुएशन हमारे पास गिवन है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान कैसे करेंगे, लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी हो तो उसमें हमने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और किस प्रकार से होता है और कैसे इसकी हम पहचान करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो एक निश्चित या अनिश्चित नंबरों का एक ऐसा समूह, ठीक है, जिसमें क्या हो, उनका सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो, एक समान हो, एक जैसा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि देखिए, देखो मैं आपके सामने इक्वेशन रख देता हूँ 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 सो ऑन। तो आप सभी देख रहे थे उसमें सभी में कितना डिफरेंस है, सभी में 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 2। तो सभी में क्या, देखो आगे तक एक अनिश्चित बिंदु तक, अनिश्चित नंबरों तक सभी में क्या है, 2 2 का डिफरेंस ही रहेगा। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको पहचानेंगे कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तो हमने आपको अंदाजे से बोल दिया कि हाँ सभी में 2 का डिफरेंस है। कई बार कंडीशन ऐसी आएंगी जिसमें आपको डिफरेंस बिल्कुल इक्वेशन को देखने से नहीं पता लगेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो देखिए, सार अंतर कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर, हिंदी मीडियम वाले सार अंतर बोलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डी से शो करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इससे तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब हमें चेक कैसे करेंगे कि ये एपी सीरीज है या नहीं है, ठीक है। तो वो इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2, और थोड़ा चेक कर लीजिए T4 माइनस T3 डॉट 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 सो ऑन आगे तक। मतलब पहली वाली टर्म को दूसरी वाले में से घटाना है, दूसरी वाले को तीसरी वाले में से, तीसरी वाले को चौथी वाले में से। अब हम घटा कर देख रहे हैं, वो माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या उनमें सभी में कॉमन आ रहा है या उनका सब्ट्रैक्शन। अगर सभी में कॉमन है तो वो एपी सीरीज है, अन्यथा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको लेकर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये बताना है कि जो कंडीशन गिवन है, जो सिचुएशन हमें दी गई है नीचे ये वाली, कि ये एपी सीरीज में है या नहीं है। तो देखिए पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बच्चों हम अक्सर ऑटो में सवार में अपने आते जाते हैं, तो उसमें क्या कुछ ऐसा उसी को लेकर एक रूल है, ठीक है। तो क्या है, जो हम जो ऑटो में बैठते हैं, किसी टैक्सी का किराया है, हमने 1 किलोमीटर का सफर तय किया उस टैक्सी के माध्यम से, तो उसका जो पहले किलोमीटर का किराया है वो है 15 रुपये। कितना है बच्चों, 15 रुपये। कहा भी रहा है व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी जब हम उस टैक्सी से हमने 1 किलोमीटर की यात्रा तय की तो हमें रुपये देने पड़ेंगे 15। अब ऐसा तो है, मान लो हम थोड़ी दूर जा रहे हैं, वो 1 किलोमीटर क्या पता हो ज़्यादा हम लंबी डिस्टेंस के लिए जा रहे हो, तो अब उसके बाद जितने भी डिस्टेंस हम चलेंगे, जितने भी किलोमीटर की हम ट्रैवलिंग करेंगे,
तो उसका अब पर किलोमीटर के हिसाब से हमें किराया देना पड़ेगा, फेयर देना पड़ेगा। तो पर किलोमीटर कितना है, 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जितने आपके किलोमीटर जुड़ते चले जाएंगे उतना ही आपको उसके हिसाब से किराया देना पड़ेगा। तो उस हिसाब को लेकर क्वेश्चन, पहले तो हमें अपनी सिचुएशन तैयार करनी है कि सिचुएशन किस प्रकार से होगी। देखिए, द फेयर, द टैक्सी फेयर, द टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि जो पहले किलोमीटर का टैक्सी का किराया है वो कितना बच्चों, 15 रुपीज। ठीक है, फिर जो एडिशनल कितना बच्चों, देखो एडिशनल फेयर मतलब जो इसके अतिरिक्त किराया है वो कितना है, या फिर एडिशनल फेयर पर किलोमीटर वो कितना है, 8 रुपीज। कितना है बच्चों, 8 रुपीज। तो देखिए हम थोड़ा सा सिचुएशन तैयार करेंगे। देखिए, द फेयर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किलोमीटर। तो ये सिचुएशन हमारे लिए काफी है। यदि हमें पहले किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर का किराया मिल जाए तो उसके माध्यम से हम अपना सीरीज को बता सकते हैं कि वो एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहले किलोमीटर किराया कितना बनेगा, 15। अब जब हम दूसरे किलोमीटर के लिए चल रहे हैं तो हमें 8 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 15 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 23। कितने होते हैं, तो ये हो गया दूसरे किलोमीटर का। फिर क्या कहा रहा है, तीसरे किलोमीटर का। अब जब हम तीसरे किलोमीटर के लिए चल रहे हैं तो हमें और अतिरिक्त 8 रुपए और देना पड़ेगा। तो अब इसमें जोड़ देंगे 8 रुपए, 23 और 8 31। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं आगे चौथे किलोमीटर का, 5वें किलोमीटर का, छठे किलोमीटर का आसानी से निकाल सकते हैं। सभी में हम ऐड जो हमारा 8 है उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें एबीसी चेक करने के लिए 3 वैल्यू काफी है। देखिए, हमें एपी सीरीज गिवन है, हमें ये नहीं पता कि एपी सीरीज है नहीं है, हमें सीरीज गिवन है कुछ इस टाइप से है 15, 23, 31। तो इसको हमें चेक करना है एपी सीरीज है या नहीं है। तो अभी मैंने लिखवाया था कि चेक करने का फॉर्मूला होता है T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। यदि ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये एपी सीरीज है, अन्यथा नहीं है। तो T2 कितना हमारा 23 माइनस T1 15, क्या वो इक्वल है, T3 कितना है 31 माइनस T2 23। 23 में से 15 गए तो बच्चों ये आएंगे 8, और इधर भी 31 में से 23 गए तो ये भी आएंगे 8। तो क्या मिल रहा हमें कि T2 - T1 वो इक्वल है T3 - T2। तो इसका मतलब क्या है, जो एक सिचुएशन हमें गिवन है ये किस में है बच्चों, ये एपी सीरीज में है। किस में है, एपी सीरीज। तो लिख देना the given situation in the AP series। अब इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देना। अब मत लिखना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं AP A डॉट P डॉट सीरीज। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी में। हमारे पास क्या एक सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर में जितनी भी हवा है उसमें एक ऐसा पंप, वैक्यूम पंप होता है, हवा निकालने वाला। क्या होता है, हवा निकालने वाला पंप। तो हवा निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया गया है। तो उस सिलेंडर में जितनी भी हवा थी, पहला पंप उसमें लगाया जाता है
तो उसमें जब पहले पंप लगाने के बाद उस टोटल हवा का 1/4 हवा निकाल दी जाती है। ठीक है, जितनी भी उसमें टोटल हवा थी, एयर थी, पहला पंप लगाने के बाद मतलब एक पंप मारने के बाद तो ये उसकी 1/4 हवा निकल जाती है। ठीक है, तो रिमेनिंग इन द एयर सिलेंडर एट अ टाइम, तो हमें बताना है कि उस टाइम उस सिलेंडर में कितनी हवा बची होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास, तो इसको लेकर हमें ये बताना है कि वो ए सीरीज में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, लेट द अमाउंट ऑफ क्या एयर इन सिलेंडर तो जो मतलब स्टार्टिंग में जो हम लेकर चल रहे हैं उस पंप में टोटल हवा थी वो कितनी मान लेंगे तुम, x मान लेंगे कि मानो जो स्टार्टिंग में जो उसमें हवा थी जब तक हमने कोई पंप उसमें नहीं लगाया उसमें जो हवा थी वो x थी। अब क्या कह रखा है कि जब पहला पंप मारा जाता है, लगाया जाता है, तो उसकी जो टोटल हवा थी कितनी x है, तो इसका 1/4 हवा निकाल ली जाती है। अब जब 1/4 हवा निकाल ली जाती है तो सीधी सी बात है, अब उसमें कितनी हवा बचेगी वो हमें निकालना है। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, द रिमेनिंग एयर, मतलब जो हवा बचेगी कब, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल या वैक्यूम पंप। ठीक है बच्चों, मतलब जो वैक्यूम पंप से जो हवा उसकी निकाल ली जाती है फर्स्ट पहली बार, तो उसके बाद जो बची हवा, शेष बची हवा पहली पंप लगाने के बाद, मारने के बाद, ठीक है, तो कितनी बचेगी उसको हम लेकर काम कर रहे हैं। अब हवा कितनी निकाल ली जाती है पहले वो देखो, तो जो हम बचेगी देखो इसमें से टोटल हवा में से इसका 1/4 क्या होगा। सबसे पहले आने वाली बात यह है कि इसका x का 1/4 क्या होगा, x का 1/4 कितना होगा, यानी कि x/4 तो होगा नहीं होगा, अरे x का 1/4 कितना होगा, x × 1/4। अब इतनी हवा तो उसमें से निकाल ली जाती है x/4, तो अब उसमें से बचती कितनी हवा है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल हवा में से जितनी हवा निकाल दी जाती है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो इतनी टोटल हवा थी हमारे पास, माइनस कर दिया x का 1/4, ये टोटल हवा थी, उसमें से इसको माइनस कर दिया पहला पंप मारने के बाद, फर्स्ट वैक्यूम पंप। ठीक है, तो अब जो हमारे पास हवा बचेगी कितनी बचेगी, x - x/4, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस x, यानी कि हमारे पास जो हवा बचेगी अब उसमें 3x/4। तो पहला पंप मारने के बाद, लगाने के बाद जो उस सिलेंडर में जो हवा बचेगी उसकी जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 3x/4। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये बात, ये टॉपिक, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब तुम जो थोड़ा सा हार्ड था ना वो यहीं तक था, बाकी तो नॉर्मल। अब आगे देखिए वो कैसे होगा, फिर द रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकेंड वैक्यूम पंप। अब क्या कहा गया है, अब फिर उसमें दोबारा पंप लगाया जाए, लगा कर देखो कि अब उसमें कितनी हवा बचती है। कंडीशन क्या सेम है कि टोटल हवा का 1/4 जो पार्ट है हवा का वो निकाल दी जाती है। अब जो हमारे पास टोटल हवा कितनी बचेगी उसमें सबसे, अब हमारे पास ये टोटल हवा नहीं है। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि माना कि जो उसमें सिलेंडर में जो टोटल हवा है, प्रेजेंट एयर है, कितनी x है, लेकिन अब उसमें से 1/4 तो निकाल दी जाती है। तो जो अब जो हमारे पास हवा बचेगी, टोटल एयर बचेगी, वो कितनी होगी बच्चों, 3x/4। अब इसका 1/4 जो हमारे पास क्या एयर है वो निकाल ली जाती है, इसका 3x/4 का। तो जो 3x/4 का 1/4 क्या होगा, पहले तो ये जाने की जरूरत है भाई। ठीक है, तो 3x/4 का 3x
3x/4 का 1/4 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 तो कितना हो गया 3x/16, यानी कि इस कंप्लीट में से जो हमारे पास अब जो हवा बची है किसमें, सिलेंडर में, इसमें से इसका 1/4 कितना होगा, इतना, तो ये निकाल ली जाती है। तो अब जो हवा बचेगी कितनी बचेगी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो रह जाएगा अब उसमें उतनी हवा बची है, किसमें, उस सिलेंडर में। तो कितनी हवा बचेगी 3x/4 माइनस 3 या फिर 3x का 1/4, 3x/4 का 1/4, ठीक है। तो कितनी हवा बचेगी 3x/4 माइनस 3x/16, तो इसमें से माइनस करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में करा करो। अब जो हमारी जो क्लास है 10th क्लास, अभी तो छोटी क्लास नहीं है कि हर बात के लिए कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे, थोड़ा दिमाग में थोड़ा अपने स्ट्रेटेजी बनाओ कि किस प्रकार से होगा। एलसीएम लेकर चलो, 16 चौका 64, सॉरी इसका एलसीएम 16 मान कर चलो, एलसीएम कितना हो गया 16, तो 4 चौक 16, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 4 दिए 12x, अब 12x में 3x है तो कितना बचेगा 9x/16। तो जो अब जो हमारे पास जो हवा बचेगी, देखो एलसीएम हम 64 भी लेकर चल सकते हैं, मैंने मुंह से निकल गया था 64 तो क्यों निकला था, क्योंकि इनका मल्टीप्लायर भी क्या होता है, इनका एलसीएम भी हो सकता है क्या, वो भी होता ही है, ठीक है 64, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया था 64, लेकिन एलसीएम आप छोटा लेकर चलो जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसलिए मैंने अब 16 ले लिया, ठीक है। सॉल्व किस प्रकार से किया आप करके देखना, समझ में आ जाएगा। एलसीएम 16 लिया, सॉल्व किया, इससे 16 को डिवाइड करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 टाइम कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर माइनस इस 16 से इस 16 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम को 1 टाइम आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 3x के साथ, तो 12x था ये, माइनस 3x 9x आ गया। तो अब जो हमारे पास जब हमने दूसरी बार पंप लगाया, उसमें पंप डाला, तो जो उसमें हवा बची है 2 बार पंप लगाने के बाद, तो उसमें हवा बचेगी 9x/16, कितनी बचेगी 9x/16। उम्मीद है आप सभी बच्चों को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हिंस देखिए, हम अपनी लिस्ट कैसे बनाते हैं, किसकी, एपी सीरीज की लिस्ट तैयार करनी ना हमें, तो तैयार कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट में हमारे पास जो वॉल्यूम थी वो कितनी थी, मतलब जो हमारे पास एयर थी x थी, फिर कितनी हो गई 3x/4, फिर 9x/16 डॉट 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 डॉट, तो ऐसे बच्चों निकलती आती है, ऐसे में इसको निकाल लेते हैं। अब इसका 1/4 कितना हो जाएगा, अब उसको निकाल लेते थे, लेकिन मैंने अभी बोला था चेक करने के लिए 3 वैल्यू काफ़ी है, इसमें निकल जाएगा ऐसा आसानी से। तो देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, वो ये T2 माइनस T1 इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2 के, ठीक है। तो वो 3x/4 माइनस x, क्या वो इक्वल है 9x/16 माइनस 3x/4। इधर देखिए 3x/4 माइनस x है, तो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, बच्चों ये हमारे पास बचेगा -x/4। मन में कैलकुलेशन करो, अब हर बात के लिए कॉपी पेन यूज मत करो, थोड़ा आप बड़े बच्चे हो चुके हैं तो प्लीज थोड़ा अपनी जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा बढ़ाइए, मन में कैलकुलेट किया करो, तभी नंबर अच्छे आएंगे। अब ये नहीं कि हर बात के लिए इतना टाइम नहीं मिलता हमें एग्जाम में कि हर बात छोटी सी मल्टीप्लाई आती, इसके लिए कॉपी किताब निकाल के बैठ गए, पेज खोलने लगे मल्टीप्लाई के लिए, रफ अब जो हमें सीट मिलती है वो लिमिट होती है एग्जाम में, उसको नहीं बिगाड़ना है, थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन इतना नहीं, उसमें हर जगह मल्टीप्लाई कहीं इतना सब में काम नहीं करेंगे जितना आप उसमें रफ बना दोगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, थोड़ा अपने जितना हो सके जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर चीज़ के लिए रफ का यूज़ ना करें, ठीक है। तो जब इसमें सब इसको माइनस करें कितना आ जाएगा -x/4, क्या वो इक्वल है किसके 9x/16 माइनस 3x/4। फिर से वही काम, एलसीएम 16 आ जाएगा, 1 हो गया 9x और 4 दिया 12, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है -3x/4 सॉरी 16
-3x/16। अब आप देख रहे हैं क्या इक्वल है, नहीं है बच्चों, ये इक्वल नहीं है। -x/4 इज नॉट इक्वल -3x/16। तो इसका मतलब गिवन सिचुएशन इज नॉट एपी सीरीज। जो सिचुएशन हमें गिवन है बच्चों क्या नहीं है, वो एपी सीरीज में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, क्या भाई, एक कुआं है, डिगिंग होता है खोदना, वेल होता है कुआं। एक कुएं को खोदा जाता है, ठीक है। तो जो उसके पहले मीटर की जो खुदाई के जो खर्चा है, मतलब जो खोदने वाले होते हैं वो ले रहे हैं 150 रुपीज़ पहले मीटर के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में जब खोदते हैं तो जो पहला मीटर है उसके लिए ले रहे हैं 150 रुपीज़। फिर अब उसके बाद जो कुआं आगे खुदाई करते हैं तो पर मीटर के हिसाब से जो ले रहे हैं पैसे, वो ले रहे हैं 50 रुपीज़, 150 रुपीज़ और 50 रुपीज़। देखो ये भी हमारे पास 1 मीटर का खुदाई के पैसे हैं। अब ये भी, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है पहले मीटर में और बाकी के मीटर में जो इतना डिफरेंस आ गया। तो ये तो जनरली क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि देखो क्या है, जब स्टार्टिंग में खोदते हैं ना तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि देखो जो पहले क्या होता है, पक्का किसी भी घर में बना रहे हैं तो उसका फर्श होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। फिर स्टार्टिंग में पत्थर आते हैं, पत्थर आते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं। बाकी चलते गए मट्टी जो होती है नरम हो जाती है, खोदना आसान होता है, इसलिए ऐसा कुछ दिखाया गया है, कंडीशन में गिवन है। तो लेकिन हमें तो अपने क्वेश्चन से लेना है ना, सिर्फ हमें उस कंडीशन से क्या लेना कि कौन कितने पैसे ले रहा है। क्वेश्चन पर आते हैं, जो पहले मीटर का जो खुदाई का खर्चा कितना है 150 रुपीज़, उसके बाद 50 रुपीज़ पर मीटर का। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग the well for first meter, यानी कि जो पहले मीटर के लिए कुएं खुदाई खर्चा कितना है 150 रुपीज़। कितना है बच्चों, 150 रुपीज़। फिर द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट पर मीटर, यानी जो अब जितने भी किलोमीटर खुदाई होगी उसका जो खर्चा होगा वो कितना है 50 रुपीज़। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एपी सीरीज बनेगी, ठीक है, वो कैसे बनेगी, जो एपी सीरीज बनेगी हमारी, देखो वो कैसे बनेगी। तो पहला हो गया 150 रुपीज़, कितना हो गया 150 रुपीज़। फिर सेकंड में जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, फिर 250, फिर 300 डॉट सो ऑन आगे तक। जितना आप उसको खुदाई करते चले जाएंगे उसका 50 रुपीज़ बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। देखिए कैसे बताएंगे, सीधी सी बात है कि T2 माइनस T1 वो इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2 के। तो T2 कितना 200 माइनस 150, क्या वो इक्वल है 250 माइनस 200 की। तो 200 में से 150 गया तो कितने बचेंगे बच्चों, 50 रुपीज़ बचेंगे। कितने बचेंगे 50, क्या वो इक्वल है भाई 250 माइनस 200 के। तो यहाँ से भी हमें 50 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, जो हमें कंडीशन गिवन है, जो सिचुएशन हमें गिवन है वो एक एपी सीरीज में है। ठीक बच्चों, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है 50 रुपीज़। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे आप। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट्स एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट % पर एनम। हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट्स एवरी ईयर। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष उस अकाउंट में कितने पैसे होंगे, वैन जब 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिट
एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना है 8% वार्षिक ब्याज की दर से डाले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या जानने की जरूरत है। देखो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। बात करें सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो ये होता है हमारा साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है दोनों में डिफरेंस है क्या। देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा वो होता है जिसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा होता है और ब्याज तो होता ही है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो पैसे हमने जमा किए हैं उसका जो इंटरेस्ट बनता है, उन दोनों को ऐड करने पर जो बनता है वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करें सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पैसा जमा किया, जितना पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, अलग से मिल रहा है, उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमें क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज के जो हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा चक्रवृद्धि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों जो इसका हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन टाइम। ठीक है, और इन सब की पावर क्या होगी टी, सॉरी अपॉन में क्या होगा 100 होगा, पावर होगी टी और मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ठीक है, और फिर देखिए अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 10,000 और रेट कितना हमारे पास 8%। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी जब हम टाइम लेकर चल रहे हैं, टाइम है हमारा फर्स्ट में 1 ईयर। ठीक है, तो कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 8% गिवन है अपॉन में 100 की पावर टी, यानी कि टी कितना हमारे पास 1 ईयर। हम पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 108 अपॉन में 100। ठीक है बच्चों, 00 से 00 कैंसिल, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10800, यानी कि जो हमारा 1 साल बाद जो हमारे अकाउंट में जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 10,800, जबकि हमने जमा कितने किए थे ओनली 10,000। तो इसमें क्या है जो हमने जमा भी किए थे वो भी हैं, उनको लगाकर प्लस में जो हमारा इंटरेस्ट जो हमें अलग से पैसा मिल रहा है उसको मिलाकर जो बनता है वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आगे देखिए ये तो हो गया हमारा पहले साल के लिए, अब अगले साल के लिए और कितना पैसा बढ़ जाएगा हमारा वो देखिए। तो सिर्फ चेंजमेंट क्या है, जो आपके पास हमारा टाइम वो 2 ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ईयर। तो सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा सेम है 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100। देखो पावर में कितना था टी, यानी कि टाइम, तो पहले 1 ईयर के लिए था, अब हो जाएगा 2 ईयर के लिए। देखिए सी आई इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई वही 108 अपॉन में 100। देखो जब पावर 1 थी हमने सिर्फ 1 टाइम लिया था, अब देखो पावर 2 है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 अपॉन में फिर से 100। देखो 4 0 हो गई और ये कैंसिल, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 108 इंटू 108, तो इसकी मल्टीप्लाई बच्चों आगे करके देख लेना 11664, यानी कि 11,664 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरे साल को लेकर जो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो हो जाएगा 11,664, यानी कि हमने स्टार्टिंग में जमा किए थे 10,000 रुपीज, तो जो कि मिला 2 साल बाद हमारे पास पैसे हो गए 11,664 रुपये। तो इसी प्रकार से हम तीसरे साल के लिए निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।
तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट अपॉन टाइम और रेट अपॉन 100 यानी कि 8/100 की पावर अब की बार 3 हो जाएगी, क्योंकि अब हम तीसरे साल के लिए निकाल रहे हैं। CI इज इक्वल टू 10,000, इसमें 10,000 कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई फिर से वही 108/100 की पावर 3, फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। CI इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 108/100 मल्टीप्लाई बाई 108/100 मल्टीप्लाई बाई 108/100, ठीक है बच्चों। तो देखिए 2 और 2 4, तो ये 4 हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 108 108 108, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 12597 12 अपॉन में कितना है 100। मल्टीप्लाई करके देख लेना इन तीनों की, 108 इंटू 108 इंटू 108, तो मल्टीप्लाई आएगा 1259712 डिवाइड बाई 100। अब 100 है तो क्या कर देंगे, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो जो हमारा थर्ड ईयर के लिए आएगा 12597.12 रुपीज, ठीक बच्चों। तो जब हम इसको सीरीज में रखेंगे, एक सीक्वेंस में रखेंगे, तो किस टाइप से रखेंगे, तो सबसे पहले क्या है 10800, फिर 11664, फिर ये आ गया 12597.2, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये एक सीरीज है या नहीं है, तो क्या करेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है, चेक करेंगे 11664 माइनस 10800 क्या वो इक्वल है 12597.212 माइनस 11664, ठीक है। जब हम इसमें से घटाएंगे 10 में 4 में 0 गए तो 4 बचेगा, फिर 6 में 0 गए तो 6 बचेगा। अब इधर कितना 6 और इधर 8, तो 16 कर लेंगे इसको, 16 में से गया तो 8, इधर कितना रह गया 0, 0 में 0 गए 0 और 1 में से 1 गए तो 0, तो इधर तो हमारे पास बच रहे ओनली 864 रुपीज। और इधर देखेंगे, देखो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, 12597.12 क्या घटाना है 46611.00 कर सकते हो आप, 12.7 में 4 गए 3 15 में 6 गए 9 100, तो इधर तो आ रहा हमारा 933.12। तो बच्चों ये क्या आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये हमें कंडीशन गिवन है वो एपी सीरीज में नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं कि हम किसी भी एपी सीरीज को किस प्रकार से चेक करेंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।